हेलो मित्रों, जैसा कि आप स्वतंत्रता के अधिकार में पहले अनुच्छेद को देख चुका था आपने, अनुच्छेद नंबर 19 को आपने डिटेल्स पढ़ा था। आइए आज हम स्वतंत्रता के अधिकार में आगे अनुच्छेद की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मूल अधिकार का दूसरा प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 था। ये चीज़ आपने यहाँ तक देखा था। अनुच्छेद नंबर 19 को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद नंबर 20 के बारे में और 21 और 22 के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 20 के बारे में। क्लियर? तो अनुच्छेद नंबर 19 तो आपने पढ़ लिया। अनुच्छेद नंबर 20 में जो है मित्र हुआ है अपराधियों के दोष सिद्ध के संरक्षण के संदर्भ में अधिकार। ठीक है, तो ये थोड़ा से आप याद करेगा कि बहुत ज़्यादा इसका शब्दावलियों की लाइन नहीं है, आपको याद करनी है। प्री के लिए बस इतना ही याद कर लेना है कि ये किसके संदर्भ में बात की गई है, अपराध के संदर्भ में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अनुच्छेद नंबर 20 में अपराधियों के दोष सिद्ध संरक्षण के संदर्भ में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अधिकार प्रदान किया गया। अब आपको लाइन पूरी नहीं याद करनी है। ठीक है, आपको अपने काम से मतलब है। अनुच्छेद नंबर 20 किसके संदर्भ में बात कर रहा है? अपराधियों के संदर्भ में, बस इतना ही। ठीक, अब इसको भी 3 उपक्लाजों में बांटा गया, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। इसको भी 3 उपखंडों में बांटा गया और ये 3 उपखंड कौन कौन से हैं, आइए उस चीज़ को देख लेते हैं। ये जो 3 उपखंड है मित्र, पहला ये है यहाँ पर जो इसी पे पहला यहाँ पे जो बातें कही गई वो ये बातें कही गई हैं कि यहाँ पर किसी अपराधी को उसके कार्योत्तर के अनुसार सजा होनी चाहिए, कार्योत्तर विधि के अनुसार। तो यानी कि 20(1) में अपराधी को कार्योत्तर विधि के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। ये थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा। और इसको एक तरीके से भूतलक्षी विधि भी कहा गया है। भूतलक्षी विधि के नाम से भी जाना जाता है, या भूतलक्षी विधि के अनुसार दंड मिलना चाहिए। जहाँ पे कार्योत्तर विधि मैंने लिखा है उसका संदर्भ यहाँ पे है भूतलक्षी विधि के अनुसार दंड मिलना चाहिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कार्योत्तर विधि के अनुसार दंड मिलने का क्या मतलब है। देखिए मित्र, एक्चुअली में हम ये देखते हैं कि समयानुसार दंड के प्रावधान में कानून बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी कि बदलाव होते रहते हैं। कभी कभी एक ही अपराध के लिए उसका सज़ा जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और कभी कभी ये भी होता है कि सज़ा कम भी कर दी जाती है, कानून में ऐसा प्रावधान आ जाता है। कभी कभी आप इस चीज़ को देखा भी होगा। ठीक है, तो कोई ऐसी सामाजिक घटनाएं घटती हैं और घटनाएं वो लगातार घटती चली जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में ऐसी घटना जो उस अपराध से संबंधित हो और जो लगातार घट रही हो, तो उसमें क्या होता है कि उस घटना से संबंधित में जो सज़ा का प्रावधान होता है उसको और सख्त कर दिया जाता है, यानी कि पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर चोरी लगातार हो रही, बाइक की चोरी लगातार हो रही है, या बाइक की चोरी के लिए सज़ा पहले जो बाइक की चोरी की सज़ा है, जैसे आज के डेट के पहले
ठीक है। 26 जुलाई के पहले अगर हम देख लेते हैं 2021 में 26 जुलाई में देख लेते हैं 2021 के पहले व्यक्ति को बाइक की चोरी के लिए उसको मान लेते हैं 2 महीने की सज़ा है। लेकिन 26 जुलाई 2021 के बाद बाइक की चोरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। अब इस पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अब ये 2 महीने की सज़ा 2 साल के लिए कर दी जाती है। अब सवाल ये होता है कि 26 जुलाई के पहले और बाद में ये विधेयक बन के लगातार तुरंत आ गया, 27वें जुलाई को आ गया, तो क्या जो 2 महीने को 26 जुलाई के पहले जिसको 2 महीने की सज़ा मिली थी, क्या उसको 28 जुलाई या 27 जुलाई के बाद 2 साल कर दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये नियम 26 जुलाई के पहले था। अब इसके बाद जो 26 जुलाई के बाद बाइक चोरी करेगा, अब उसके लिए जो सज़ा होगी वो कितने वर्ष होगी? 2 साल होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि पहले जो निर्धारित किया गया है भूत लक्ष्य, पहले द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार ही व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? सज़ा होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम अगला देख लेते हैं 20 का जो दूसरा उपक्लाज है ये क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 20 का जो दूसरा उपक्लाज है वो ये कहता है कि दोहरे दंड से बचाव। जी हाँ, दोहरे दंड से बचाव होना चाहिए, दोहरे दंड से बचाव। अब इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है आइए वो देख लेते हैं। दोहरे दंड से बचाव से तात्पर्य यहाँ पे मित्र ये है कि जैसे मान लेते हैं एक मूवी में देखा हो और वो मुझे अक्सर पढ़ाते समय याद भी आता है और इससे आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी। जैसे आपने अंधा और कानून मूवी तो देखा ही होगा अमिताभ बच्चन की, ठीक है। तो दोहरे दंड का बचाव का मतलब कि एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही व्यक्ति के लिए जो अपराध की जो सज़ा काट लिया जाता है, दूसरा उसी व्यक्ति के लिए वो अपराध के लिए सज़ा नहीं काट सकता है, ठीक है। एक ही अपराध के लिए दोबारा किसी व्यक्ति को सज़ा न दिया जाना। अगर मोटी मोटा देखें तो एक लाइन में एक ही अपराध के लिए दोबारा उस व्यक्ति को सज़ा न दिया जाना। अब यहाँ मतलब ये कि एक ही अपराध का मतलब क्या है, ठीक है। एक ही अपराध का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि अगर मैंने किसी एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति को अगर उसने एक बार बाइक चुरा ली, तो एक बार उसने जब बाइक चुराई तो उस बाइक के लिए उसको जो सज़ा कानून के द्वारा निर्धारित है उसको अगर एक बार मिल जाता है और दोबारा उस व्यक्ति के बाइक अगर खो जाती है, तो अगर सबूत न मिलने पर आप उसी व्यक्ति को दोबारा बाइक चुराने के लिए सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्लियर? दोबारा उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। या तो एक बार उस व्यक्ति ने आपकी बाइक के चुराने की सज़ा अगर काट लिया है तो दोबारा आप फिर से उसको सज़ा नहीं दे सकते हो। बात समझ में आई? अंधा कानून जो मूवी था उसमें भी ठीक इसी तरीके से बात थी। अमिताभ बच्चन, आप उसमें मूवी देखोगे, अमिताभ बच्चन एक विलेन था अमरीश पुरी, जिसकी हत्या के परिणाम में हालांकि उसने हत्या नहीं किया था, लेकिन हत्या के परिणाम में सबूतों की पर्याप्त मात्रा न होने की वजह से उसने पूरी सज़ा को काटा था। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो ये देखता है कि अमरीश पुरी जिंदा रहता है, जिसने उसकी हत्या की ही नहीं थी। ये एक उसके खिलाफ षड्यंत्र था, जाल साजिश था, जिससे उसका पूरा परिवार क्या हो गया था? विघटित हो गया था, खो चुका था। अब वो जब उसको देखता है तो अपना आपा खो जाता है, और जब आपा खो जाता है तो उसकी वो हत्या कर देता है। तो कानून की निगाह में अमरीश पुरी पहले ही मर चुका था और जिसकी सज़ा उसने काट चुकी थी। अब उसी व्यक्ति के लिए जो कानून की निगाह में या कानून की किताब में पहले से मर चुका हो, अब उसके लिए दोबारा अमिताभ को सज़ा दिया जाना, तो ये मेरा कानून नहीं कहता है। दोहरे दंड से क्या बचाव मिलना चाहिए। क्लियर? इसके बाद देखेंगे जो अनुच्छेद नंबर 20 का तीसरा उपक्लाज है। अनुच्छेद नंबर जो 20 का तीसरा उपक्लाज है, इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही
देने के लिए मजबूर न किया जाना, मजबूर न किया जाना। भाई जिसने अपराध किया ही न हो, जिसने अपराध किया ही न हो, तो उस अपराध के लिए कोई व्यक्ति कैसे ये कबूल कर ले कि मैंने ही अपराध किया है। ठीक है, अब आप किसी के दबाव में आकर अगर उसको आप प्रेशर कर रहे हो अमानवीय तरीके से, तो ये कानून की किताब में गलत है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते हो। तो अपराधियों के संदर्भ में ये 3 प्रकार के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की बात की गई है, या उनके संरक्षण के संदर्भ में बात किया गया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये अनुच्छेद नंबर 20 आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी के साथ हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं, और वो अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद नंबर 21 फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अगर सारे अनुच्छेदों में बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 32 को छोड़कर 21 का सबसे बड़ा रोल है। या तो आप कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के लाए जाने में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो अनुच्छेद नंबर 21 ही है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, इसका मतलब शरीर की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। शरीर की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 21 को 2 भागों में हम बांट के अध्ययन करेंगे। एक तो अनुच्छेद नंबर 21 तो है ही है, इस चीज़ को देखेंगे। आगे चलकर एक अनुच्छेद नंबर 21 का भी आ जाता है, इसको भी देखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 21 को पहले हम देखते हैं, और अनुच्छेद नंबर 21 को भी 2 भागों में देखेंगे। एक 1978 के पहले और एक 1978 के बाद। ये काफ़ी पूछा जाता है। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 78 के पहले जो फंडामेंटल राइट था, जो फंडामेंटल राइट अनुच्छेद नंबर 21 है, इसमें आप देखेंगे तो एक तरीके से इसका महत्व 1978 के बाद, अनुच्छेद नंबर 21 का महत्व 1978 के बाद अधिक हो जाता है। जिसे आप कहते हो PIL। अब वो क्या होता है? जनहित याचिका। जनहित याचिका। जनहित याचिका के बाद अनुच्छेद नंबर 21 का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। और ये जनहित याचिका आया कब था, ये भी देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये एक वाद था, और इसमें PC भगवती एक न्यायाधीश थे, उनके द्वारा निर्णय इसमें सुनाया गया था। और निर्णय ये था कि मानव को एक पूर्णतः मानव समझना चाहिए। ठीक है, मानव को एक पूर्णतः मानव समझना चाहिए। इसमें इस तरीके की बातें की गई थी। अब इसको समझ लीजिए। 1978 के बाद में थोड़ा सा हम इस चीज़ को देखेंगे, इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या थे। पहले हम देख लेते हैं कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का मतलब ये होना चाहिए कि मानव होने के नाते मानव का जीवन एक गरिमामय होना चाहिए। तो मानव होने के नाते मानव का जीवन एक गरिमामय होना चाहिए।
गरिमामय होना चाहिए, होना चाहिए। अब मानव होने के नाते हमको मानव के साथ मानव ही जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि पशु जैसा व्यवहार होना चाहिए। उसका सार यही निकल के आता है। क्लियर? अब इसके लिए यह है कि गरिमा में जीवन जीने के लिए इंसान को 3 चीज़ 1978 के पहले ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और वह 3 चीज़ कौन कौन थे मित्र? भोजन, आवास, भोजन, कपड़ा और आवास। ये 3 वो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये 3 वो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिसके बल पर इंसान अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकता है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ों का अभाव है तो व्यक्ति कभी भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकता है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये न्यूनतम आवश्यकताएं अनुच्छेद नंबर 21 में प्रदान की गई ताकि व्यक्ति गरिमामय के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और 1978 में देखेंगे इसके बाद इन 3 चीज़ के अलावा 3 चीज़ों पर और बल दिया गया, और वो 3 चीज़ और कौन कौन से थे? एक सुरक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया, सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर बल दिया गया, और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी बल दिया गया। आज के संदर्भ में वर्तमान में ये 6 चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है गरिमामय जीवन जीने के लिए। क्लियर मित्र? गरिमामय जीवन जीने के लिए ये तीनों चीज़ आवश्यक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। 1978 में पीसी भगवती में जो निर्णय दिया वो निर्णय काफ़ी लाजवाब था। अब ये बात अलग है कि इस पर कितना अमल किया जा रहा है या कितना नहीं, वो बात अलग है। पहले जो जनहित याचिका थी, जो आप जनहित याचिका दाखिल करते थे, पहले व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता था वो व्यक्ति स्वयं अपना प्रेजेंटेशन करेगा, तभी उसके मूल अधिकार की सुनवाई होगी। लेकिन आगे चलकर इस वाद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति, भाई जिसके पास रोटी कपड़ा मकान न हो, कैसे अपनी मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है? तो ऐसे स्थिति में ये वाद आया, और इस वाद में ये निर्णय दिया गया अगर कोई व्यक्ति असक्षम हो तो उसके मूल अधिकारों की मांग किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन को न्याय दिलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी पहल किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अगर न्यायाधीश न्यूज़पेपर या पत्र व पत्रिकाओं के माध्यम से अगर उसको इस बात का संज्ञान हो जाए कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में वह प्रशासनिक मतलब कि एक न्यायिक आदेश दे सकता है जिस व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जनहित याचिका के माध्यम से फंडामेंटल राइट को की सुरक्षा को और अधिक बढ़ा दिया गया। अब ये बात अलग है कि इस पर कितना अमल हो रहा है कितना नहीं, ये तो विश्लेषण का मुद्दा है तार्किक रूप से। अब आइए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 21। जैसे कि मैंने कहा कि इन 3 के अलावा इन तीनों का महत्व और अधिक हो गया। आगे चलकर 2002 में मित्र 2002 में आगे चल के 2002 में देखेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं 2002 में होता क्या है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से
6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। क्लियर मित्र? देने की बात कही गई थी। तो ये अनुच्छेद नंबर 21 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 21 के तहत व्यक्ति को बहुत ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद नंबर 21 को अनुच्छेद नंबर 19 का पूरक माना जाता है। अब ये पूरक क्यों माना जाता है, इस पर मेरा एक वीडियो आएगा फंडामेंटल राइट समाप्त होने के बाद और नीति निर्देशक तत्व के समाप्त होने के बाद एक वीडियो और आएगा जो वो अलग से होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 21 का क्या होता है, पूरक होता है। तो अनुच्छेद नंबर 21 में ढेर सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो अनुच्छेद नंबर 19 से भी मिलते हैं, या अनुच्छेद नंबर 19 में वो सारे अधिकार जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो अनुच्छेद नंबर 21 में कंप्लीटली पूरा मिल जाते हैं। तो उस पर हम आगे देखेंगे। क्लियर? अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है वो कौन सा है? अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद तो 22, पहला अनुच्छेद 19 और कुल संख्या कितनी है तो 4। कुल संख्या कितनी है तो 4 है। इसमें कुल संख्या कितनी है तो 4 है। तो आइए अनुच्छेद नंबर 22 को भी देख लेते हैं इसी समय। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 22 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अनुच्छेद नंबर 22 को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए देख लेते हैं फटाफट इस चीज़ को। अनुच्छेद नंबर 22 जो बात करता है वो किसके संदर्भ में बात करता है? वह गिरफ्तारी की दशाओं में संरक्षण प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब यहां पर आपको सिर्फ एक शब्द याद करना है, गिरफ्तारी। यहां पर आपको एक शब्द याद करना है कि गिरफ्तारी किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 22। अब मित्र, इसको भी 3 उपखंडों में बांटा गया है और वो 3 उपखंड कौन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। 22 में क्या कहा गया है? 22 में क्या कहा गया है? 22 में आपको 2 बातें ध्यान रखना होगा। पहली बात कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपने गिरफ्तारी किए जाने का पूरा हक होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा हो उसको इसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर एक शब्द कारण, इसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के पीछे कारण पता होना चाहिए। दूसरा, यह व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है या किसी विधि के जानकार से सलाह ले सकता है,
वकील कर सकता है या किसी विधि के जानकार से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद करनी होगी। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 22(2) में इसमें जो बातें कही गई वो ये कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोष्ठक में आने जाने का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, गिरफ्तारी जाने का कारण और निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना 24 घंटे के अंदर। अगला देख लेते हैं 22(3) में। तो 22(3) में निवारक कानून के संदर्भ में संरक्षण। तो यहाँ पर निवारक कानून के संदर्भ में 22(3) में ये बातें कही गई हैं, निवारक कानून संरक्षण के संदर्भ में। अब ये तो आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए, निवारक कानून का मतलब क्या है, इसमें कुछ बातें को ध्यान में आपको रखना है। तो आइए 22(3) को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए 22(3), अगर हम 22(3) में बात करें मित्र, तो पहले ये जान लीजिए निवारक कानून होता क्या है। निवारक कानून देखिए उस उद्देश्य से बनाया गया है जिससे कि बढ़ते हुए अपराध को क्या किया जाए, रोका जाए। यानी कि अपराध घटने की आशंका की दृष्टि से रोकने की जो व्यवस्था है उसे हम निवारक कानून के अंतर्गत रखते हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसमें किस बातें को ध्यान में रखा जाता है, वो सारे पॉइंट को, यानी कि ऐसा अपराध जो एकीकरण को बाधित करे, भारतीय एकीकरण को बाधित करें और समाज में क्या हो, समाज में वैमनस्य की भावना को फैलाए। ठीक है, अगला क्या है, व्यापार की आपूर्ति में बाधा, यानी कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो। इसके अलावा देश की एकता एवं अखंडता। अगर इस तरीके से कोई अपराध घटने वाली होती है और इस अपराध को रोके जाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे निवारक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हमारे देश में एकीकरण के लिए खतरा हो, समाज में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो जाए, व्यापार के आपूर्ति में बाधा हो और हमारे देश की एकता एवं अखंडता क्या हो, बाधित हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बिना सबूत के, केवल शंका मात्र के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है बिना सबूत के, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखकर, तो उसे निवारक कानून के संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर मित्र? दूसरी बात आपको इसमें यह याद करनी है कि इसके संदर्भ में कानून कौन बना सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में
कानून केवल संसद बनाएगी, केवल विधानमंडल बनाएगी कि दोनों बनाएगी, कि दोनों में से कोई नहीं बनाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। संसद और विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं मित्र, अगली बात क्या है निवारक कानून के संदर्भ के अंतर्गत। पहली चीज इसमें यह कहा गया है कि इसकी जो सजा होगी प्रारंभ में 3 महीने का नज़रबंद है, 3 महीने तक नज़रबंद। इसके अंतर्गत 3 महीने तक नज़रबंद होगा, लेकिन इससे अधिक करने के लिए संसद को कानून पास करना होगा, यानी कि विधेयक पास करना होगा या कानून बनाना होगा, जो भी आप कह लीजिए, कानून पास करना होगा। किसी को अधिकतम 3 महीने तक आप नज़रबंद रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे अधिक आपको करना होगा तो उसके लिए आपको कानून पास करना होगा संसद को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जिसको आप नज़रबंद कर रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं, जिसको आप नज़रबंद कर रहे हैं, उसको कारण भी बताना होगा। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब तक कुल 6 बार कानून बन चुके हैं, तो वो 6 बार कानून जो बन चुके हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उनमें से मैं कुछ चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे एक 1971 में मीसा आया था, बांग्ला और पाकिस्तान में जब युद्ध हो रहा था तो भारत में मीसा लाया गया था। इसके बाद 1980 में रासुका लाया गया था। फिर 1985 में पोटा लाया गया था। पोटा नाम तो सुना होगा, जिसको 1995 में समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद 2001 में यहाँ पर इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो उस समय पोटा जैसा कानून लाया गया था। और 2001 में आपको याद होगा कि अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन के द्वारा जो अटैक हुआ था, उसके बाद ये कानून भारत में भी लाया गया। 2001 में टाडा लाया गया। कौन सा? टाडा। और इसको 2005 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो मीसा, रासुका, पोटा और टाडा ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसका संबंध किससे? निवारक कानून अधिनियम से है। ठीक है, जो इस तरीके से सामाजिक घटनाओं को या अपराधी जैसे गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। ये सन याद करिएगा, या निवारक संबंधित कानून का कभी क्रम पूछेगा, या डायरेक्ट मीसा, रासुका, पोटा, टाडा अगर पूछ दे कब आया था, तो आप इसको बताइएगा। क्लियर मित्र? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इसी के साथ मूल अधिकार का दूसरा प्रकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समाप्त होता है। अब इसके बाद फंडामेंटल राइट का जो तीसरा प्रकार आएगा, वह कौन सा आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।